मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यूपीएससी बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। आज हम यूपीएससी बेस्ट में आज प्रस्तावना और प्रेम्बल के बारे में समझेंगे। इसके कंप्लीट जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में परीक्षा में उनको देखेंगे, और उसके साथ आप यूपीएससी से जितनी भी डिटेल होती है प्रेम्बल में उसको समझेंगे, प्रेम्बल को समझेंगे, और उसकी हर एक जानकारी सारी चीज इस वीडियो में मिल जाएगी। प्रेम्बल से संबंधित केस भी पढ़ेंगे, उसमें कहाँ से आई है, कहाँ से लिया गया है, उसकी प्रकृति, उसमें कौन कौन से शब्द हैं, न्याय के लिए कितने प्रकार के हैं, हर एक कंप्लीटली वीडियो है ये आपकी। आपको इस वीडियो में देख के आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस पेशेंस बना के इस वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समय ना गवाते हुए स्टार्टिंग करते हैं। भारत का संविधान। अब भारत के संविधान में उद्देश्य का, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले अपन को पहले क्या जाना पड़ेगा, पीछे। पहले आपको मैं बता दूं इस क्लास में क्या क्या बता रहे हैं। तो आपको इस क्लास में हम क्या क्या बता रहे हैं, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 2027 का एक क्वेश्चन देखेंगे। 2027 में एक क्वेश्चन आया था, फिर इसके बाद 2017 में, सॉरी 27 में, 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य का में सन्निविष्ट नहीं है, किस पे नहीं है, तो उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद 2017 में एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिनिधित्व है। तो आपको एक 2017 में दूसरा क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद आगे देखिए 2020 में, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, कहा है, एक मिनट, 2020 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहां पर आया था 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान में कौन सा हिस्सा मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दिखाता है। तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए उसके बाद आ जाइए कौन सा है, फिर इसके बाद आपने ये देख लिया। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन है। फिर उसके बाद आ जाइए इस पर 2020 में क्वेश्चन आया था। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो 2020 में क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान की उद्देश्य का, और इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो इसको आपको मैं बता रहा हूँ। भारत का संविधान का भाग है किंतु नहीं है, मतलब इस भाग के बारे में बताता है। ये 2020 में आया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया था, तो 2021 में भी क्वेश्चन आया है प्रस्तावना से कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान की स्थिति क्या थी। तो आपको ये क्वेश्चन है। और 2020-21 के बाद फिर कौन सा क्वेश्चन आया था कि 2023 में क्वेश्चन आया था। तो 2023 में भी क्वेश्चन आया है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर 2023 में क्वेश्चन क्या आया था कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दो कथन दिए हैं, फिर उसमें कथन एक, कथन दो सही है, ये कथन दो की व्याख्या करता है, ये सब इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। फिर 2023 के बाद एक क्वेश्चन और आया था 2024 में। उद्देश्य का से क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार को संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है इस वीडियो को देखने के बाद, अंत तक देखिए, पेशेंस बनाइए, सबसे बेस्ट क्वालिटी में रहेगी। आपको आज क्या कोई इशू नहीं मिलेगा। पिछली वीडियो बस खाली एक उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फिर आ जाइए, आप स्टार्टिंग करते हैं समय ना गवाते हुए। एक केस है, पूरे जितने भी केस हैं, बेरोवाड़ी संघवाद, केशवानंद भारती, एलआईसी, तो इनको भी पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद अपन को पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। अब स्टार्टिंग करते हैं जैसे ही पहला देखो इसमें क्या लिखा है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना को आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना कहां से ली गई है। तो प्रस्तावना अपनी कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना अपना संविधान के दर्शन से ली गई। कहां से ली गई, संविधान के दर्शन से ली गई है। और इसके बाद प्रस्तावना को क्या है कि अमेरिका के संविधान से क्या है कि संविधान का दर्शन बोलते हैं। इसे प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, तो संविधान का दर्शन बोलते हैं। एक दर्शन का मतलब क्या होता है कि अब किसी चीज को, दर्शन मतलब देखना। अब किसी चीज को देखना है, कम शब्दों में आप किसी चीज को पता पढ़ना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले उसकी किताब के आगे जो दिया रहता है पहले पेज पे, उसकी क्या है कि आप उसकी की होती है एक तरीके से, चाबी मान लो, या उसका दर्पण मान लो, या उसको कुछ भी मान सकते हो आप, किताब से इंट्रोडक्शन मान लो। तो इस हिसाब से उसी को नाम दिया जाता है कि संविधान का दर्शन कहते हैं इस प्रस्तावना को। अब कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूएसए से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प प्रभावित है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। किसने किया था इसे, नेहरू जी ने किया था। किसने किया था, तो नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इसे लाया गया। कहाँ लाया, कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को कब लाया गया था, संविधान सभा में लाया गया था। और किनके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। फिर इसके बाद आपको क्या जानने की जरूरत है, तो आपको जानने की जरूरत है एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं।
ठीक है, इसको क्लीन करने के बाद मैं बताता हूँ। हाँ, इसको क्लीन करने के बाद आपको क्या पढ़ना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, लाया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि संशोधन हुआ था। अब संशोधन आपको पता होना चाहिए कितने बार हुआ, तो संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है प्रस्तावना में, और आपको माइंड में कुछ नहीं रखना कि कितने बार हुआ है संशोधन, सिर्फ एक बार हुआ है। आपके बाद कौन सा संशोधन हुआ, तो 42वां संशोधन हुआ था। वो कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो 3 शब्द थे कि एक था समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, जैसे पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और एक अखंडता। ये 3 शब्द लिए गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, धर्म निरपेक्ष होता है एक धर्म से संबंधित, पंथ मतलब होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपको इसलिए पंथ निरपेक्ष को अपनाया भारत ने। अब इसके बाद आ जाइए, इसकी सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पे देखिए, अब इसको देखिए, प्रस्तावना के तत्व को जानना है। किसको जानना है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। आज तो आज कोई इशू नहीं होगा, आपको कमेंट करना है अच्छे अच्छे, और इस क्लास को जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप शेयर करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसी क्लास और भी लाएंगे हम। और स्टार्टिंग करते हैं फिर, प्रस्तावना के तथ्य कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें क्या जानना है, तो प्रस्तावना की प्रकृति जानना है, इसका स्रोत जानना है, इसकी तिथि जानना है, इसके उद्देश्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले स्टार्टिंग करते कि संविधान प्रस्तावना के तत्व में संविधान के कहाँ से लिया गया था, इसके संविधान के अधिकार का स्रोत कहाँ है। तो ये कहाँ है कि जो है लोगों से शक्ति, मतलब लोग हैं इसके स्रोत। स्रोत किसको माना गया है, लोगों को माना गया है। फिर उसके बाद ये इसकी कौन सी तिथि को लागू किया गया है, तो कौन सी तिथि है, तो 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था, ठीक है। संविधान में लागू होने की तिथि है कब है, 26 नवंबर 1949। उसके बाद आ जाइए, आपको क्या देखना है कि संविधान सभा के उद्देश्य में कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य कौन कौन है, तो एक न्याय है, एक स्वतंत्रता है, एक समता है, और एक बंधुत्व है। ये 4 उद्देश्य हैं इसके। कितने उद्देश्य हैं, तो 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इसके बाद आ जाइए, प्रकृति कैसी है इसकी, तो प्रकृति को जान लेते हैं। नेचर कैसा है इसका, तो नेचर है अपना, देखते हैं कि भारत एक संप्रभु और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अब इसको जानने के लिए पहले स्टार्टिंग करते हैं, पहले शब्द को समझते हैं कि पहले शब्द का मतलब क्या होता है। संप्रभु मतलब होता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं, मेरे ऊपर किसी का कॉलोनी नहीं है, मैं किसी का उपनिवेश नहीं हूं। मैं अपने किसी भी क्षेत्र पर मतलब कब्जा भी कर सकता हूं, छोड़ भी सकता हूं, युद्ध में भाग ले सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का ऊपर कोई मेरे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, मैं संप्रभु हूं। कहने का मतलब समझ गए, संप्रभु हो गया। अब इसका मतलब समझने के बाद दूसरे पे आते हैं, समाजवादी। तो समाजवादी से सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी है, समाज से संबंधित है। और उसके बाद ये धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष मतलब भारत में अनेक धर्म है, इसलिए इसको लाया गया। एक धर्म होता है तो कोई मान लेते तो अपन क्या होते हैं, एक धार्मिक देश हो जाता। अब इसमें अनेक धर्म है, तो अनेक धर्मों के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक मतलब है लोगों की, जनता में शक्ति, जनता की शक्ति को दर्शाता है लोकतांत्रिक शब्द। लोकतांत्रिक मतलब है कि लोक का तंत्र, लोक का तंत्र मतलब होता है जनता का तंत्र है, जनता ही सर्वोच्च है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद गणतांत्रिक मतलब होता है कि जहां चुनाव द्वारा लड़ा जाता है। आप प्रत्यक्ष सिस्टम नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रणाली होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी होता है, चुनाव के द्वारा ही चाहे राष्ट्रपति और राजा उसका चुनाव होता है, उसे ही बोलते हैं गणतंत्र मतलब चुनाव से संबंधित है, चुनाव ही द्वारा किसी राजा को चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां राजतंत्र हो जाएगा। राजतंत्र मतलब होता है कि राजा का पुत्र राजा रहेगा। तानाशाही तंत्र होता है कि किसी एक की सरकार चल रही है, जैसे, और सैनिक शासन होता है जहां सैनिकों का ही चलता है। तो आपको इसको समझनी चाहिए, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर तानाशाही नहीं है, यहाँ पर क्या है कि गणतंत्र मतलब होता है कि चुनाव के द्वारा ही आप राष्ट्रपति बन सकते हो, चुनाव के द्वारा ही प्रधानमंत्री बन सकते हो, सीएम बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, इतने चीज चुनाव के द्वारा ही बन सकते हो। ये मैंने सारे शब्द आपको समझा दिए। उसके बाद आ जाइए बंधुत्व भाईचारे की भावना होती है। अब इसको समझने के बाद आपको कहां पर जाना है, तो आपको प्रस्तावना पढ़ना है। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पहले। तो हम भारत के लोग क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब यहां पर रुकते हैं। कितने प्रकार के न्याय बता दिए इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई, सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक। तो आपको पता होना चाहिए, यदि क्वेश्चन आएगा आपके पास प्रस्तावना से संबंधित कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक गलत ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के न्याय है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक रूप से किसी के समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और राजनीतिक रूप से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान निर्णय दिया जाएगा, समान जस्टिस के लेवल में समान है तीनों। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और पहले आपको क्या पता है, मैंने क्या बताई थी कि भारत का स्रोत किसे माना गया है? तो संविधान का स्रोत किसे माना गया? हम भारत के लोगों को माना गया है, हम भारत के लोग। और कौन सी प्रकृति है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। मैंने सारे शब्द बता दिए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष मतलब अनेकों धर्म की वजह से भारत एक विविधतापूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, और उसके बाद लोकतांत्रिक मतलब बता दिया कि जनता, जनता का तंत्र। उसमें गणराज्य वाला बता दिया कि जहां चुनाव की प्रणाली से द्वारा राजा चुना जाता है वो होता है गणतंत्र। उसके बाद आइए उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार के हो गए, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। फिर उसके बाद आ जाइए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपको इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब स्वतंत्रता के बारे में बात करें, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितनी प्रकार की है? एक विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना। कहने का मतलब है मैं अपने विचार को प्रकट करने की व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। तो आपको एक कौन से आर्टिकल में है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 में है। तो आपको इस तरह, और उसके बाद अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 हो गया। तो उसमें इसमें भी लिख दिया प्रस्तावना के विचार भी व्यक्त कर सकते हो आप किसी के सामने, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। अभिव्यक्ति कर सकते हो, अपनी अभिव्यक्त कर सकते हो अपने विचारों को। विश्वास आप किसी पे विश्वास कर सकते हो, विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आप किसी को मुस्लिम मानो, हिंदू मानो, सिख मानो, ईसाई मानो, कोई सा भी धर्म मानो आप। इसके बाद उपासना, किसी भी भगवान की उपासना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो आप अल्लाह की उपासना कर रहे हो, मुस्लिम होकर तुम हिंदू धर्म की भी उपासना कर सकते हो, हिंदू धर्म के सब धर्मों की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू में सर्व धर्म आ जाते हैं। तो इस प्रकार का है। ये कितनी प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? तो आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3 और 4 और 5। तो 5 प्रकार की आपको कितनी स्वतंत्रताएं मिली हैं। तो उसके बाद आपको स्वतंत्रता हो गया, न्याय 3 प्रकार के हो गए। फिर उसके बाद आ जाइए अब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो आपको पता होना चाहिए समानता कितने प्रकार की मिली है। तो अवसर की समानता, आपको अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। आप फॉर्म डालोगे किसी में, आप अपनी योग्यता प्रदर्शित करो और वहां पे आप वैकेंसी ले जाओ, आपको और कोई मतलब नहीं है, आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको सबको समान लिया गया है। यहाँ पर आपके अवसर दिया जाएगा, आपको कलेक्टर बनने का, आपको एसडीएम बनने का, आपको एसआई बनने का, सब प्रकार का अवसर दिया जाएगा। तो और प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो आपको एक सभी को समान दिया गया है। तो क्या है समता कितने प्रकार की? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता दी गई है। फिर समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, अब आगे देखते हैं उन, यहां से पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखो मेरे चैनल पे आए हो तो आपको क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकता हूं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, फिर आगे। 1 मिनट बस, आंख में खुजली और हो रही। रात में जगे थे ना, इस वजह से आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है ना। तो क्या है कि मैं ही पीपीटी बनाता हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो स्टार्टिंग करते हैं, फिर इसके बाद की प्रतिष्ठा बता दी, अवसर की समानता दे दी। ठीक है, उसके बाद प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, इतनी व्यक्ति की गरिमा, आपको पता होना चाहिए व्यक्ति की गरिमा बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, इससे क्वेश्चन नहीं आता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित और अखंडता को, इसको अखंडता को, एक मिनट अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मैंने तिथि वहां पर बताई थी, 26 नवंबर 1949, मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2002 को 2006 सॉरी 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, इन शब्दों से भी एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गया। अब आपको पता है इसके समझने की क्या जरूरत है। तो आपको क्या पता है कि इस संविधान में क्या बता रहा है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना है,
राष्ट्र की एकता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो राष्ट्र की एकता में दिक्कत है, तो उसमें सिंपल लिख दिया कि बढ़ाने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा, मतलब बंधुता भाईचारा, यहां से भाईचारा से तात्पर्य है, ठीक है, भाईचारा बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, हम दृढ़ संकल्प होकर इसका वचन लेते हैं कि हम व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे, भाईचारा को बढ़ाएंगे। और इसको मैं दृढ़ संकल्प होकर तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रय संवत को द्वारा संविधान में अंगीकृत करते हैं, आत्मात्मक करते हैं, अधिनियमित करते हैं। ये हो गया संविधान सभा की प्रस्तावना। आपको इसके समझने के बाद आपको क्या जाना है आगे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। अब इसको, इससे संबंधित केस कौन कौन से थे, तो आपको संविधान सभा में जाओगे तो आपको केस मिलेंगे। कौन कौन से केस मिलेंगे? बाद मतलब होता है केस, यहाँ एक मिनट थोड़ा लिख लेते हैं। बाद मतलब क्या होता है? केस। ठीक, बाद मतलब क्या होता है? केस होता है। आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना से संबंधित बाद या केस। आपको इस चीज का पता होना चाहिए क्या, कि आप प्रस्तावना को, इस केस का मतलब क्यों आया, केस क्यों लाए। कई लोग कहते हैं कि प्रस्तावना को हम संविधान का हिस्सा नहीं मानेंगे, कई लोग कहते हैं संविधान का हिस्सा है, ये तो आत्मा है, कोई कहते हैं ये तो सब कुछ है, इसका एक की है, ये तो एक पूरा मार्गदर्शक गाइडलाइन की तरीके से। तो बहुत से विचार उत्पन्न हुए लोगों के अंदर, तो अब इसके लिए केस उत्पन्न हो गया कि कई लोग नहीं मान रहे थे, कोई मान रहा था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया। तो केस में क्या बोला गया, इस केस से भी क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, इंपोर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए भी इंपोर्टेंट है, और किसके लिए इंपोर्टेंट है भैया, आपकी यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम जाइए, इसकी नॉलेज होना ही चाहिए। अब इसके बाद आइए बेरुबारी संघवाद 1960। बेरुबारी संघवाद 1960 आया, मतलब बेरुबारी केस आया, कब आया? तो 1960 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि, एक मिनट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरुबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो इसके बाद फिर दूसरा केस इसके काउंटर में आया। तो कौन सा केस आया था? तो इसके लिए फिर आया था केशवानंद भारती केस, सबसे फेमस केस है। आपको पता चाहिए सबसे बड़ी पीठ इसी में हुई थी, कम से कम 13 न्यायाधीश लोग थे। तो उसमें से अब इन लोगों का केस है, सबसे इंपोर्टेंट केस है, इससे मेंस भी इंपोर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 21 से भी संबंधित है, जीवन और प्रतिष्ठा से संबंधित, बहुत इंपोर्टेंट केस है। तो केशवानंद भारती वाले केस में क्या कहा था, ये कब आया? तो आपको पता होना चाहिए 1973 में आया था ये केस। और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्याख्या करी इसकी। अब सुप्रीम कोर्ट को हक है कि व्याख्या भी कर सकते हैं, हम समीक्षा भी कर सकते हैं, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मेरा न्याय करना, जस्टिस करना मेरे हाथ में है, मेरा ये पूरा क्षेत्र आता है। तो इसमें कार्यपालिका विधायिका सिर्फ कानून बना सकती है, कार्यपालिका वो कानून को रेगुलेशन सिर्फ कार्यपालिका कर सकती है, लेकिन कानून क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं समीक्षा करूंगा, मैं व्याख्या करूंगा, इसका सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार किया और कहा कि प्रस्तावना है ना, तो वो संविधान का एक भाग और इसे संशोधित किया जा सकता है, इसमें एक भाग है, मतलब कहने का मतलब है कि संविधान का एक भाग है। उसमें क्या बोला उसमें केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना को इसमें संविधान का भाग बताया गया, बेरुबाड़ी में भाग नहीं बताया गया था कि संविधान का भाग नहीं है, इसमें क्या बता दिया कि एक भाग है और यह इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो संशोधन आपको पता होगा, मैंने बताया है अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस कौन सा आया था, तो फिर LIC केस आया था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको इसको पहले जानने के लिए थोड़ा मिटा लेते हैं। अब कौन सा केस आया था? तो LIC ऑफ इंडिया केस, जो बाद मतलब होता है केस, ठीक है, फिर से बता रहा हूं तुम्हें। तो कौन सा केस आया था, जो कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए, एक केस आया था 1995 में। तो 1995 में केस में आया था, तो इसने में सुप्रीम कोर्ट ने इसने में भी क्या किया, तो प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। भैया इसमें क्या बता दिया, अब आंतरिक हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए 3 केस आए थे। अब एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या देना चाहते हैं हम आपको। अब एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि संविधान में आप जाओगे तो प्रस्तावना में एक वो नहीं है कि किसी पे लागू हो गया अन्यथा नहीं लागू, किसी पे प्रतिबंध लगा नहीं सकती, इसमें संशोधन हो सकता है, पहली बात, ठीक है, इसको लिखो, संशोधन हो सकता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि आप एक क्या है कि किसी पे लागू नहीं है, जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल क्या है कि लागू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो इसे गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, क्या है, गैर न्यायोचित।
ठीक है, आप इस पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, क्या है कि विधायिका द्वारा इस पे प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते, इस पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक अपने आप में क्या है कि आप ऐसा नहीं है प्रस्तावना में ये लिखा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आर्टिकल फंडामेंटल राइट कहीं नहीं है, फंडामेंटल राइट जैसे बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल राइट में क्या सिस्टम होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती दे सकते हो इसको, तो ये उस प्रकार के नहीं है, तो ये ज्ञान नियोजित है। तो आपको इस क्लास में इतना पता होना चाहिए। अब आपने इतना पूरा जान लिया, अब आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आप क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जानते हैं 2017 में जो क्वेश्चन आया था, क्या आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के एक नहीं, भारत के संविधान की उद्देश्य का मतलब होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव से आई थी, इसलिए उसे उद्देश्य का बोलते हैं। किसने करी थी? नेहरू जी ने करी थी। मैं सन्निकट नहीं है, किस पे फोकस करना है? सन्निकट नहीं है। भारत की विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि विश्वास की स्वतंत्रता है। तो मैंने आपको 5 प्रकार की बताई थी स्वतंत्रता। कौन कौन सी बताई थी? तो मैंने आपको, देखो यहाँ पर चलते हैं वापस, तुमको दिखाते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता बताई थी आपको। एक मिनट, सीधा वहीं पर ले चलते हैं, क्या है कि आपको दिखाना जब भी जरूरी होता है। तो मैंने कौन कौन सी स्वतंत्रता बताई थी आपको, एक मिनट। तो आपको मैंने स्वतंत्रता बताई थी कौन कौन सी, देखो। न्याय पहले देख लो, न्याय स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। तो आप इसमें ढूंढो पहले क्वेश्चन में कि आपको विचार की स्वतंत्रता है, पहली बात, विश्वास की है, धर्म की, उपासना और अभिव्यक्ति की है। तो ये 5 स्वतंत्रताओं में से आर्थिक स्वतंत्रता कब बोला मैंने? आर्थिक स्वतंत्रता तो नहीं बोला मैंने। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बोला है, जैसे ही मैंने इस 5 ऑप्शन आपको पता होंगे, तो ये ऑप्शन जैसे नहीं पूछा है तो याद रखना, यदि हाँ होता तो ये तीनों ऑप्शन हो जाते। यदि नहीं पूछा तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उसने आर्थिक न्याय की बात करी थी। आर्थिक न्याय की बात करी थी, ना कि स्वतंत्रता की बात करी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था इस वजह से तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। और जैसे तीनों ऑप्शन कट गए तो आंसर क्या बचेगा कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय के बारे में प्रस्तावना में बताया गया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? तो संविधान के तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिनिधित्व है? तो किसमें प्रतिनिधित्व है, तो किसके बारे में बताना है? संविधान के निर्माताओं का मत। तो निर्माताओं का मत आपको पता अच्छे से होगा किसमें प्रतिनिधित्व? उद्देश्य का में, प्रस्तावना में प्रतिनिधित्व है। एक पूरा सब कुछ उसी में प्रतिनिधित्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना हो जाएगा, ना कि मूल अधिकार। मूल अधिकार तो एक अपने अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी राज्य के कल्याण के बारे में बात करता है। मूल कर्तव्य जो अपने कर्तव्य के बारे में बताता है कि आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए, आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, उसके बारे में बताता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, तो इसको थोड़ा हाँ, ये 2020 में क्वेश्चन आया था। 2000 कब का आया था? ये 20 में क्वेश्चन आया था। तो आपको पता क्या होना चाहिए, थोड़ा आपको देख लेते हैं। अब क्या पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान में कौन सा हिस्सा मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा करता है? सार्वजनिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दिखाता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो मानव अधिकार किसमें, न्याय किसने प्रकार के बताए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर उसके बाद किसकी क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, सबकी स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। तो इसको पता होना चाहिए। तो इसमें प्रस्तावना में तो बताई गई है, मैंने अभी आपको पूरा डिटेल से बताया। उसके बाद मैंने डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य भावना से संबंधित है, तो क्या है, डीपीएसपी भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में आपको क्या होना चाहिए? लोगों का सम्मान करो, पर्यावरण की रक्षा करो, सब कुछ इसमें दिया गया है, तो ऑटोमेटिक ये भी आ जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इससे भी संबंधित है। तो आपको क्या है, तीनों हो जाएंगे, प्रेमबल, डीपीएसपी और मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें जहां तीनों लिखा हुआ है जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको इसका पता होना चाहिए, 1 2 3 तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्या है, अब 2020 में भी क्वेश्चन आया था प्रस्तावना से। तो क्या क्वेश्चन आया था, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारत के संविधान की उद्देश्य का। अब उद्देश्य का पे क्या बात करनी है? यह संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ये भारत का संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का एक भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग जैसा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब इसको बताओ किसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको टाइम देते हैं, स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि आपको टाइम देना भूल गया था मैं। आपको देते हैं 10 सेकंड थोड़ा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आधे तेरी बंसी में।
तो समय खत्म होता है आपका, अब स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का भाग है तो किस में बताया गया था, आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती में। ठीक है, अब इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, तो इसका विधिक प्रभाव है। ठीक है, आपको बताएंगे आगे जाकर। रुको, संविधान का भाग नहीं है तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। संविधान का भाग है, केशवानंद भारती में बताया गया था। संविधान का भाग किसमें नहीं है, तो बीरूवाड़ी केस में बताया गया था। इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है और जैसा कि अन्य कोई नहीं भाग, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन। संविधान का भाग है, बिल्कुल सही बात है, केशवानंद भारती में बताया गया है और ALIC में बताया गया, किंतु अन्य भागों को से स्वतंत्र है होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं, इस वजह से। मैंने क्या बताया, गैर न्यायोचित है, इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आपको ही बताया, मैंने बताया था। तो आपका इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इसमें विधिक प्रभाव नहीं रखती, तो ये तो ठीक था, संविधान का भाग है। लेकिन इसमें क्या लिखना जरूरी था कि किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस सबसे अच्छा आंसर है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। फिर आ जाते हैं 2021 में क्वेश्चन आया था। 2021 में क्या क्वेश्चन आया था, तो 26 जनवरी 1950, आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या स्थिति है, उस हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। वो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, लोकतांत्रिक गणराज्य था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य था। टाइमिंग शुरू होती है अब। एक इसका आंसर, यदि आपने मेरी स्टार्टिंग से क्लास देखी हो तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। समय खत्म होता है। अब आपको क्या समझना है, अब इस क्वेश्चन को जैसे आपको मैंने बताया कि क्या समझना है, तो आपको पता होगा, जैसे मैंने 42वें संविधान संशोधन में गए 1976, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आप इसमें से देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन से शब्द जोड़े थे आपको मैंने, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े थे। अब तीनों शब्दों को पहले तो ऑप्शन गलत करना सीखते हैं, गलत कैसे किया जाता है, मैंने ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी नॉलेज मैंने आपको दी है। फिर इसके बाद अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, नॉलेज कैसे करनी है। अब 42 में संविधान संशोधन 1976 बात है, अब यहाँ पर कहाँ हो रही, 1950 की बात हो रही, इस पर फोकस करो। तो 1950 में क्या है, किसकी बात नहीं करी गई थी, तो 1950 में तो ये आया ही नहीं था, वो तो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं आया था, वो गलत, इस वजह से गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आया संपूर्ण, वो समाजवादी शब्द भी नहीं आया था, ना पंथ निरपेक्ष आया था, तो इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन काट दिया अपन ने। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में प्रस्तावना में 19 जो 3 शब्द जुड़े नहीं थे, तो क्या था पहले, तो समाजवाद 1926 जनवरी की भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में था। तो ये आपको याद होना चाहिए, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 1942 में संविधान संशोधन, 1976 में ये 3 शब्द जुड़ गए खाली बस उसमें, बाकी सब कुछ वैसे ही था। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो समाज, इसमें देखो क्या था, इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा खाली, लेकिन उसमें क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, ये स्थिति उसकी थी, तो इस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास का आंसर क्या दे पढ़ते हैं, 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसके मैं ऑप्शन बोल दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। अब इसमें क्या लिखा है कि 2023 में संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन, पहला कथन दिया है और कथन दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 कथन दिए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संदर्भित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन दिया है क्योंकि। अब जैसे ये कथन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो इनको जोड़ने के लिए एक शब्द का यूज किया करो, वो शब्द है क्योंकि, जिससे थोड़ा सेंटेंस बन जाता है। कौन सा शब्द यूज करना है, क्योंकि। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। कौन सा शब्द यूज करना है, क्योंकि। अब इसको तुम बोलो,
नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संदर्भित करने के लिए संविधान दिवस के प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या है? संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई। तो आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिति कब बनी थी। क्या है? प्रारूप समिति कब बनी थी। इस पे थोड़ा ना एक मिस्टेक हो गया है, प्रारूप लिखा है, प्रारूप 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 समिति, ठीक, कब बनी थी। तो आपका टाइमिंग शुरू होता है, ऑप्शन मैं बोल दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है लिखा है इसमें कि एक कथन की दूसरी व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा कथन पहले की व्याख्या करता है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि पहला कथन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है। स्टार्टिंग होता है टाइमिंग अब। बताइए। सारे जहां से अच्छा तो सीता हमारा। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया था प्रस्तावना को, लेकिन लागू कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो ये सही बात कर रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों से संदर्भित करने के लिए संविधान दिवस को प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नवंबर को तो अपना औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। और बाकी शेष संविधान कब हुआ था चालू पूर्ण तरीके से तो 26 नवंबर 1950 को। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को नवंबर लिखा हुआ है तब, लेकिन होना क्या चाहिए था 26 जनवरी। प्रारूप समिति का आपको पता होना चाहिए, प्रारूप समिति कब आई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को आई थी। तो अब सॉरी, आपको क्या पता होना चाहिए एक प्रारूप समिति कब आई थी। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को आई थी। ठीक है, तो आपको एक प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था तो 29 अगस्त 1947। यहां पर जैसे देखा आपने ये तिथि लिखी है, पूरा गलत। हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को आई हुई थी। इस वजह से इसका आंसर गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आपको बेल आइकन जरूरी है दबाना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और सब्सक्राइब करोगे जिससे क्या है कि मुझे को भी हेल्प मिलेगी, मेरा चैनल ग्रोथ होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियो और भी आएंगी। तो इसका 2024 का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सभापति कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए अस्थायी अध्यक्ष सभापति कौन थे। तो आपको इसमें कमेंट करना है, और इसको ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास में आने के लिए और आप ऐसी क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।